नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। हम लोग पिछले वीडियो में घटना चक्र के राजनीति शास्त्र से मूल अधिकार चैप्टर मूल अधिकार से कुछ प्रश्न हल किए थे, तो आज फिर वही चैप्टर हमारा रहेगा मूल अधिकार, और मूल अधिकार से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब हम चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। देखिए, यहाँ भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक। तो अस्पृश्यता के निषेध से छुआछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, जैसे विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी है समता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो 1 है कानून बनाकर, 2 है शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3 है जन जागरण के द्वारा, 4 है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 सही है, बी है 2, 3, 4 सही है, और सी है 1, 2 सही है, और डी है 2, 4 सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3 सही है। कानून बनाकर भी हो जाएगा, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जागरण के द्वारा, लेकिन हमारा 4 नहीं होगा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ठीक है। यहाँ बताया गया है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरा को कारण आर कहा गया है। जैसे कथन ए में है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और कारण देखो ये आर है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलते हैं ऑप्शन पर। ए है ए और आर दोनों सत्य है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो यहाँ दिया है ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 15, सी में अनुच्छेद 16 और डी में अनुच्छेद 19। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर इसका। यहाँ दिए गए अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। तो एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 या 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमारा जो है ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन या तो जो है इस प्रश्न में ऑप्शन होना चाहिए 1 से अधिक, लेकिन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें आंसर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो बताइए कौन आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद डी जो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 में संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र यानी बात अपनी बात रखने की, विचार रखने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 22, डी है अनुच्छेद 31। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19(1) में, बी है अनुच्छेद 19(1) बी में, सी है अनुच्छेद 19(1) सी में, डी है अनुच्छेद 19(1) डी में। तो कौन सा आंसर होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1(a) में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। ए में संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है, बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है, सी संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तक से ही उद्भूत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है हमारा इसमें ए उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए में संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ए है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताया है कि 19(a) क में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ए है भारत की संप्रभुता, बी है लोक व्यवस्था, सी है न्यायपालिका का अपमान, डी है अवांछनीय आलोचना और ई है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20 और डी है अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र, यानी बोलने की, भाषण की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यहाँ है ऑप्शन ए 11, बी 16, सी 21 और डी 26। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ए है 14, बी है 19, सी है 21, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 21। ठीक है, 21 जो है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेशी भ्रमण की भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो पहला है आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ए में 1 तथा 2, बी में 2 तथा 3, सी में 1 तथा 3 और डी में 1, 2, 3। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए आंसर कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3, 1, 2 और 3। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ए है विदेश यात्रा का अधिकार, बी है शरण पाने का अधिकार, सी है एकांतता का अधिकार और डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? तो ये है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद डी है 24, अनुच्छेद 24 है, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21। ठीक है, यहाँ है कि कुल अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? इसमें निगेटिव चुनना है। तो एक, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और डी है मृत्युदंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मृत्युदंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ए है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। डी है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। बी है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। सी है परमानंद कटारा बनाम आंध्र प्रदेश परमानंद कटारा बनाम। डी है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। बी है मूल अधिकार है। सी है संवैधानिक अधिकार है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। ठीक है। तो देखिए, ये बताया गया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित जो है निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक की सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लिखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लेखनीय नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ए है सूचना का अधिकार। बी है काम का अधिकार। सी है शिक्षा का अधिकार। और डी है मकान का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण आर है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी में आर सही है किंतु ए गलत है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? 1, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। 2, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 3, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 4, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही आंसर चुनना है। तो कूट क्या है, देखते हैं। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, सी में केवल 1 और 4 और डी में केवल 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 4। ठीक है, केवल 1 और 4।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अतः कथन 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ है एक में अनुच्छेद 17, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 23 और डी में अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक यह अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी स्वयं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, नहीं बन सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये जो है हमारा अनुच्छेद जो है 20(3) में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, ए में अनुच्छेद 17, बी में अनुच्छेद 17, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 22(1) में दिया है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अब बी अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। सी में है 22(2) संसद जो है विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह के अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। डी है अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 1 माह के लिए, दूसरा बी है 3 माह के लिए, सी है 6 माह के लिए, डी है 9 माह के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी निवारक निरोध, इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ये है 1 माह तक, बी 3 माह तक, सी 6 माह तक, डी 9 माह तक। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, 3 माह तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। और दूसरा है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। तो ऑप्शन 1 है उपयुक्त कथनों में है। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न 2। तो इसमें कौन उत्तर होगा सही? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। ठीक है, अब देखिए पैरोल क्या है। तो पैरोल जो है किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशस्त्र होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल यानी पैरोल और फरोल जो है इसकी व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर जो है
ही प्रदान किया जाता है। जैसे मान लो यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह, तो इस तरह से होता है, किसी विशेष कारण से ही जो है ये उसे प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो, बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी या आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत सजा याफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट को पहचान कर सही आंसर चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं हम। तो इसमें 1, 2 और 3 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।